वेलकम टू कमर्शियल चैनल। मैं कमलेश कुमार। आज चैप्टर 4 रासायनिक बल गतिकी के बारे में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो जैसा कि चैप्टर का नाम ही है रासायनिक बल गतिकी, तो रासायनिक बल गतिकी क्या है? भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग का निर्धारण और उन पर विभिन्न भौतिक कारकों जैसे अभिकारी पदार्थों का सांद्रण, ताप, दाब, उत्प्रेरकों की उपस्थिति आदि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। रासायनिक बलगत विज्ञान के क्षेत्र में विल्हेल्म ने प्रमुखता से कार्य किया था। तो रासायनिक अभिक्रियाएँ सभी लोग जानते हैं। रासायनिक क्रियाएँ क्या होती हैं? वे अभिक्रियाएँ जिसमें एक अथवा एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए है मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और क्रिया के फलस्वरूप मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो इसमें मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको हम अभिकारक बोलते हैं, और जो इधर फल प्राप्त होता है उसको हम उत्पाद बोलते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2, इसको हम उत्पाद कहते हैं। तो सब मिला करके अभिकारक उत्पाद ये कहलाती है। इसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएँ, जिसमें अभिकारक पदार्थ अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाता है। विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएँ भिन्न भिन्न वेग से संपन्न होती हैं। अतः वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएँ निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं। अगर पूछा जाए कि वेग के आधार पर अभिक्रियाएँ कितने प्रकार की होती हैं, तो वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएँ 3 प्रकार की होती हैं। पहला, तात्कालिक या आयनिक अभिक्रियाएँ। तात्कालिक अभिक्रियाएँ क्या है? वे अभिक्रियाएँ जिनका वेग इतना अधिक होता है कि उसे सामान्य विधि के द्वारा मापा नहीं जा सकता है, तात्कालिक अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। प्रायः आयनिक अभिक्रियाएँ तात्कालिक होती हैं। तो जो अभिक्रियाएँ अपने आणों में टूट जाती हैं, जो पदार्थ अपने आणों में टूट जाते हैं, उनमें तात्कालिक अभिक्रियाएँ होती हैं। प्रायः आयनिक अभिक्रियाएँ तात्कालिक होती हैं क्योंकि ये अभिकारकों के आयनों के मध्य होती हैं तथा इनकी गति इतनी अधिक होती है कि ये पलक झपकने से पूर्व यानी कि 10⁻³ सेकंड में ही पूर्ण हो जाती हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन और सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन, जब दोनों की अभिक्रिया साथ कराई जाती है तो शीघ्रता से यानी पलक झपकने से पहले ही यहाँ सोडियम नाइट्रेट का जलीय विलयन और सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप रूप में या ठोस के रूप में प्राप्त हो जाता है। इसे आयनिक अभिक्रिया के रूप में ले सकते हैं। Ag + aqueous + Cl - aqueous = AgCl सॉलिड। नंबर 2 है अतिमंद अभिक्रियाएँ। अतिमंद अभिक्रियाएँ क्या होती हैं? अभिकारकों के अणुओं के मध्य होने वाली अभिक्रियाओं को आणविक अभिक्रियाएँ कहते हैं। जो अभिक्रियाँ
अणुओं के मध्य होती हैं, उसको आणविक अपक्रिया कहते हैं। इन अपक्रियाओं की गति कम होती है। इनमें से कुछ अपक्रियाओं की गति इतनी कम होती है कि कई दिनों तक या वर्षों में भी उसमें कोई प्रेक्षणीय या मापनीय परिवर्तन नहीं होता है। जो परिवर्तन होता है उसको हम माप नहीं सकते हैं, ना तो हम उसका परीक्षण कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दिया गया है, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से जल बनने की अपक्रिया की गति इतनी कम होती है कि कई वर्षों में भी उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की अपक्रिया कराने पर यहाँ जल प्राप्त होता है, जिसको प्राप्त होने में कई वर्षों का समय लगता है। नंबर 3, मंद अपक्रियाएँ। अधिकांश आणविक अपक्रियाएँ सामान्य गति से होती हैं। ये अपक्रियाएँ कुछ मिनटों या घंटों में पूर्ण हो जाती हैं तथा मंद अपक्रियाएँ कहलाती हैं। उदाहरण के लिए एसिटिक अम्ल जो कि द्रव अवस्था में होता है, एथिल अल्कोहल द्रव अवस्था में होता है, दोनों को मिलाने पर यह अपक्रिया कुछ मिनटों में ही पूर्ण हो जाती है और शीघ्रता से यहाँ पर एथिल एसीटेट द्रवावस्था में और जल द्रवावस्था में प्राप्त होता है। इसका रासायनिक अपक्रिया का वेग रासायनिक अपक्रिया का वेग क्या है? वह दर या वेग जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक या उत्पाद पदार्थों का सांद्रण परिवर्तित होता है, अपक्रिया का वेग कहलाता है। यह जो अभिकारक है या उत्पाद है, अगर उनके सांद्रता में परिवर्तन होता है तो वह अपक्रिया का वेग कहलाता है। अतः अपक्रिया का वेग दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। पहला है किसी एक अभिकारक की सांद्रता में कमी के रूप में, यानी सूत्र ले सकते हैं अपक्रिया का वेग बराबर अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे प्रयुक्त समय। और दूसरा किसी एक उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि के रूप में, यानी कि सूत्र ले सकते हैं यहाँ पर हम अभिक्रिया का वेग बराबर अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटे प्रयुक्त समय। अभिक्रिया के वेग का मात्रक मोल प्रति लीटर सेकेंड या मोल लीटर माइनस इनवर्स सेकेंड माइनस इनवर्स होता है। अभिक्रियाओं के वेग को निम्नलिखित 3 प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। कौन कौन? पहला है औसत वेग या एवरेज वेलोसिटी। किसी रासायनिक अपक्रिया में उपस्थित अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को उस अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। यानी जो सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, चाहे अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, और वह परिवर्तन कितने समय में हो रहा है, उन दोनों का अनुपात औसत वेग कहलाता है। सूत्र दिया गया, औसत वेग बराबर माइनस अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। दूसरा सूत्र है औसत वेग बराबर प्लस उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय।
यहाँ पर माइनस चिन्ह समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी को और प्लस चिन्ह समय के साथ उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। औसत अभिक्रिया के वेग को RAV यानी रेट एवरेज द्वारा व्यक्त करते हैं या लिखते हैं। यहाँ पर आगे देखते हैं औसत वेग में कि माना कोई एक रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है, यानी कि R रिएक्टेंट यानी जिसे कारक कहते हैं, एक प्रोडक्ट यानी P यानी उत्पाद में परिवर्तित होता है। यह अभिक्रिया स्थिर आयतन और ताप पर होती है। R अभिकर्मक और P उत्पाद, अभिकर्मक यानी कि रिएक्टेंट है जिसे अभिकारक बोलते हैं, और P उत्पाद को दर्शाता है। अभिक्रिया की रस समीकरण के अनुसार या रस समीकरण मिति के अनुसार उपर्युक्त समीकरण में 1 मोल अभिकारक R 1 मोल R 1 मोल उत्पाद P बनता है। यदि T1 और T2 समय पर अभिकारक और उत्पाद की सांद्रताएं क्रमशः R1 तथा P1 और R2 तथा P2 हों तो डेल्टा T बराबर T2 माइनस T1 यानी T2 जो अंतिम समय है और T1 प्रारंभिक समय है, घटा देंगे तो यहाँ समय में परिवर्तन डेल्टा T आ जाएगा। इसी प्रकार डेल्टा R बराबर R2 माइनस R1 यानी प्रारंभिक सांद्रता अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता, घटाने पर एक सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। डेल्टा P बराबर P2 की सांद्रता माइनस P1 की सांद्रता यानी कि अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता में से घटा देंगे तो यहाँ पर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन आ जाएगा। अतः अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया का औसत वेग, जो यहाँ पर अभिकारक दिया गया है, अभिकारक सांद्रता में कमी होती है और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। तो अभिकारक की सांद्रता में जो कमी हो रही है इसको लिखेंगे डेल्टा R बटे डेल्टा T, समीकरण नंबर 1। तथा उत्पाद के सापेक्ष अभिक्रिया का औसत वेग बराबर प्लस, यहाँ वृद्धि हो रही है उत्पाद में, उत्पाद की सांद्रता वृद्धि, तो प्लस डेल्टा P अपन डेल्टा T। उपर्युक्त व्यंजकों में बड़े कोष्ठक का उपयोग मोलर सांद्रता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। उपर्युक्त अभिक्रिया में R की सांद्रता में कमी और P की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, अर्थात R धीरे धीरे विलुप्त होता है तथा P धीरे धीरे बनता जाता है। इस आधार पर औसत वेग को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। R के विलुप्त होने का औसत वेग यानी कमी हो रही है तो माइनस डेल्टा R अपन डेल्टा T, तथा P के बनने का औसत वेग बराबर प्लस डेल्टा P अपन डेल्टा T। औसत अभिक्रिया वेग को RAV द्वारा लिखते हैं। अभिक्रिया की रस समीकरण मिति के अनुसार जितने समय में अभिकारक R का 1 मोल विलुप्त होता है उतने ही समय में उत्पाद P का 1 मोल बन जाता है, अर्थात अभिकारक के विलुप्त होने का वेग और उत्पाद के बनने का वेग समान होता है। तो जब दोनों वेग समान होता है तो इसको हम दिखा सकते हैं R के विलुप्त होने का औसत वेग माइनस डेल्टा R बटे डेल्टा T और P के बनने का औसत वेग बराबर प्लस डेल्टा P बटे डेल्टा T, यानी कि दोनों वेग क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार
अभिक्रिया ए इक्वल टू बी के लिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। तो इस अभिक्रिया के लिए हम उसी प्रकार से लिखेंगे औसत वेग। ए के विरुद्ध होने का औसत वेग बराबर माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी तथा बी के बनने का औसत वेग बराबर प्लस डेल्टा बी बटे डेल्टा टी। अभिक्रिया की समीकरण के अनुसार ये दोनों वेग क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी बराबर प्लस ए बटे 2। यहाँ पर जो 2b लिखा गया है ये 1 हो जाएगा, यानी 1/2 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। इसी प्रकार से यहाँ दिया गया है एक सामान्य अभिक्रिया के लिए N1A प्लस N2B इक्वल टू M1C प्लस M2D में ए के विरुद्ध होने का औसत वेग, यहाँ पर जो कारक ए है, तो बराबर माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, और बी के विरुद्ध होने का औसत वेग बराबर माइनस डेल्टा बी बटे डेल्टा टी। इसी प्रकार से सी बन रहा है, एम डी बन रहा है, तो सी के बनने का औसत वेग बराबर यहाँ प्लस हो जाए क्योंकि यहाँ वृद्धि हो रही है, प्लस डेल्टा सी बटे डेल्टा टी, और डी के बनने का औसत वेग बराबर प्लस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। तो अभिक्रिया की रस समीकरण मिति के अनुसार ये सभी दोनों वेग क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ जो एन को N1, N2, M1 और M2 को हम क्रमशः ले सकते हैं 1/N1, यहाँ पर 1/N2, 1/M1, 1/M2। तो जब सबको बराबर करेंगे तो हो जाएगा माइनस 1/N1 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी बराबर माइनस 1/N2 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी प्लस 1/M1 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी बराबर 1/M2 डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। तो इस तरह से हम जो औसत वेग है या उसमें जो परिवर्तन होता है अभिकारक की सांद्रता में या उत्पाद की सांद्रता में, यानी कि अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है, इस तरह से हम उसको हल कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 है तात्क्षणिक वेग। किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। अभिक्रिया के तात्क्षणिक वेग को समय और सांद्रता के संबंध खींचे गए ग्राफ की सहायता से भी ज्ञात करते हैं। यहाँ अभिकारक की सांद्रता है और इधर समय है, दोनों के बीच में यहाँ एक ग्राफ खींचा गया है। समय व सांद्रता के मध्य खींचे गए ग्राफ में किसी विशिष्ट समय और विशिष्ट सांद्रता के संगत बिंदु पर, यानी कि ये विशिष्ट सांद्रता है और ये विशिष्ट समय है, यहाँ से यहाँ तक रेखा खींची गई, ढाल खींचा गया है। संगत बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल, यानी कि जो ढाल दिखाई गई है, ढाल अभिक्रिया के तात्क्षणिक वेग को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर 2 चित्र दिखाए गए हैं, ये दोनों चित्र है, एक का ढाल ये है और एक का ढाल ये है। ये अभिकारक की सांद्रता है और ये उत्पाद की सांद्रता है। इस तरह से सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ खींचा गया है जो ढाल के रूप में दिखाया गया है। ये जो ढाल होता है यही अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तो चित्र में अभिकारक R और उत्पाद P के संदर्भ में औसत वेग और तात्क्षणिक वेग को दर्शाया गया है। चित्र में ग्राफ अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता और समय के मध्य खींचा गया है। जिस क्षण पर अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग ज्ञात किया जाना है, वक्र पर यानी ग्राफ पर, वक्र पर उससे संबंधित बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं।
इस स्पर्श रेखा का ढाल अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग होता है। यानी अभिक्रिया के ताक्षणिक वेग, यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है। एक सामान्य अभिक्रिया यानी 1A + N2B = M1C + M2D के संदर्भ में ताक्षणिक वेगों को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। -1/N1 D, जहाँ हम उधर औसत वेग में डेल्टा लिखते थे, एक त्रिभुज तरह बनाते थे, यहाँ पर इसका साथ हम डी लिखा प्रयोग करेंगे। ताक्षणिक वेग में यहाँ पर डी का प्रयोग किया जाता है। तो dA/dt बराबर -1/N2 dV/dt बराबर, इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा, +1/M1 dC/dt बराबर +M 1/M2 dD/dt। इसी पर एक उदाहरण दिया गया है। पर अभिक्रिया N2 + 3H2 = NH3 में ताक्षणिक वेग ज्ञात करना है। तो ऐसे इसको ज्ञात कर लेंगे हम। -D N2/dt बराबर -1/3 dH2/dt बराबर +1/2, 2 है तो 2 हो जाएगा, 1/2 dNH3/dt। उसके बाद नंबर 3 है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग प्रारंभ में यानी कि t = 0 समय पर है। यहाँ ग्राफ खींचा गया है सांद्रता और समय के बीच में। तो जहाँ t = 0 पर यानी प्रारंभ में, यानी t = 0 समय पर किसी अभिक्रिया का वेग, जो किसी अभिक्रिया का वेग है, यानी वेग, ये जो स्पर्श रेखा खींची गई है वेग, उसका प्रारंभिक वेग कहलाता है। यदि सांद्रता एवं समय में खींचे गए वक्र को ऊपर की ओर बढ़ाए जाएं, यानी सांद्रता और समय के बीच जो ये वक्र खींचा गया, जो ढाल खींचा गया है, ये अगर ऊपर तरफ बढ़ाया जाए तो यह सांद्रता अक्ष को, जो सांद्रता अक्ष इसके बिंदु A पर काटता है। बिंदु A पर t = 0 होता है। t = 0 बिंदु पर, इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल, जो ढाल है ये सांद्रता और समय के बीच में खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग कहलाता है। इसके बाद है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। जो अभिक्रिया होती है तो उसका वेग, जो उसके सांद्रता में परिवर्तन होता है, कारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन होता है, उस अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो पहला है सांद्रण का प्रभाव, यानी अणुओं के आपस में टकराने से रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं। गैसों के अणु तीव्र गति से चलते रहते हैं और आपस में टकराते रहते हैं। ये अणु टकराने पर ही अभिक्रिया कर सकते हैं। ये आपसी टक्करें जितनी अधिक होती हैं, परिणामी पदार्थ उतने ही अधिक मात्रा में बनेंगे। परंतु इकाई आयतन में जितने अधिक अणु होंगे, टक्करें उतनी ही अधिक होंगी। अतः अभिकारक का सांद्रण बढ़ने पर अणुओं की संख्या में वृद्धि के साथ साथ प्रभावी टक्करों की संख्या में वृद्धि के कारण अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है। यानी कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल उसके अभिकारकों का सांद्रण है। जो अभिक्रिया का वेग होता है उसके अभिकारकों सांद्रण के समानुपाती होता है।
अतः अभिकारों का सांद्रण बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा और उनका सांद्रण घटने से अभिक्रिया का वेग घटेगा। दूसरा कारक है ताप का प्रभाव। किसी अभिक्रिया का वेग ताप वृद्धि के साथ बहुत अधिक बढ़ जाता है। सामान्यतः ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि अभिक्रिया के वेग को दोगुना कर देती है। किसी अभिक्रिया के दो तापों के मध्य, यहाँ पर यह तापीय गुणांक पूछा जाता है, किसी अभिक्रिया के दो तापों के 10 डिग्री सेल्सियस अंतराल पर वेग स्थिरांक का अनुपात तापीय गुणांक कहलाता है। साधारणतया ये दो ताप 25 डिग्री सेल्सियस तथा 35 डिग्री सेल्सियस लिए जा सकते हैं। यानी कि तापीय गुणांक होता है, तापीय गुणांक बराबर के 35 डिग्री सेल्सियस और बटा के 25 डिग्री सेल्सियस, जहाँ के 35 डिग्री सेल्सियस बराबर 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक तथा के 25 डिग्री सेल्सियस बराबर 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को व्यक्त करता है। उसके बाद नंबर 3, दाब का प्रभाव। अभिकारी अणुओं पर दाब डालने से, जो अभिकारक होते हैं, अभिकारिक अणुओं पर दाब डालने से अणु परस्पर निकट आ जाते हैं, क्योंकि उसका आयतन घट जाता है। अतः इकाई आयतन में उनका सांद्रण बढ़ जाता है, जिससे अणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप अणुओं की प्रभावी टक्करों की संख्या भी बढ़ जाती है। जो अणु जो होते हैं, दोनों गति करते हैं तो उनमें टक्कर होता है, तो टक्करों संख्या में क्या होती है, यहाँ पर वृद्धि हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप अणुओं की प्रभावी टक्करों की संख्या में वृद्धि हो जाती है और अभिक्रिया तेजी से होने लगती है। अतः अभिक्रिया के वेग पर दाब और सांद्रण बढ़ाने पर समान प्रभाव पड़ता है। चौथा कारक है भौतिक अवस्था का प्रभाव। विषमांगी अभिकारकों, यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों की परावस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं। में अभिकारकों की भौतिक अवस्था का भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। धातुओं के बारीक चूर्ण ठोस धातुओं की तुलना में तीव्र वेग से अभिक्रिया करते हैं। इसका कारण यह है कि सतह का क्षेत्रफल अधिक हो जाने के कारण इसके अभिकारकों का सांद्रण भी बढ़ जाता है। पांचवा, उत्प्रेरक का प्रभाव। वह पदार्थ जो अभिकारक के वेग को परिवर्तित कर देता है, परंतु भार व संगठन की दृष्टि से अंत तक अपरिवर्तित रहता है, उत्प्रेरक कहलाता है। यानी कि उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, यानी उसको घटा देते हैं, या तो बढ़ा देते हैं, या तो उसको नष्ट कर देते हैं, परंतु उनके भार और संगठन को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उत्प्रेरक के द्वारा अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने का कारण संघट्टवाद के द्वारा समझाया जा गया है, क्योंकि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर अभिकारकों के साथ अस्थायी आबंध बनाता है, जो मध्यवर्ती संकर में, यानी मध्यवर्ती यौगिक में परिवर्तित हो जाता है, जो बहुत कम अस्थायी होता है और वियोजित होकर उत्पाद व उत्प्रेरक देता है। ऐसा माना जाता है
परंतु क्रियाविधि के आधार पर उत्प्रेरक सक्रियत संकृत बनाने हेतु आवश्यक सक्रियण ऊर्जा का मान कम कर देता है। यह जो सक्रियता होती है अभिकारक की वो कम हो जाती है, फलस्वरूप अभिक्रिया कम ताप पर ही तीव्र गति से होने लगती है। यानी कि अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल अनुपान सक्रियण ऊर्जा। छठवां कारक है अभिकारी पदार्थों की प्रकृति। अभिकारी पदार्थ जो होते हैं ध्रुवीय होते हैं, या तो आयनिक होते हैं या अध्रुवीय हो सकते हैं। तो यहाँ पर ध्रुवीय आयनिक अणुओं के मध्य होने वाली अभिक्रियाएँ बहुत तीव्र व शीघ्र हो जाती हैं, परंतु वे अभिक्रियाएँ जिनमें आबंधों का पुनर्विन्यास या इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है अधिक समय में होती है। ऑक्सीकरण अपचयन क्रियाओं में सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करना सरल नहीं है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन विनिमय होने के कारण धीमी अभिक्रियाएँ होती हैं। अतः इनको तीव्र बनाने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है। अतः अभिक्रिया का वेग अभिकारकों में भाग लेने वाले पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करता है। सातवां कारक है अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल। यानी अभिकारक अणुओं का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने पर अभिक्रिया का वेग अधिक होता है, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने के कारण पूर्णतः विभाजित उत्प्रेरक अधिक प्रभावी होते हैं। नंबर 8 माध्यम की प्रकृति। जो अभिक्रिया का वेग है वो किस प्रकार का माध्यम है, आयनिक है, ध्रुवीय है या अध्रुवीय है, यदि कौन सा माध्यम है उस पर निर्भर करता है। यदि माध्यम की प्रकृति आयनिक या ध्रुवीय होती है तो इनकी अभिक्रिया ध्रुवीय विलायकों में कराने पर अभिक्रिया का वेग अधिक होता है, क्योंकि ध्रुवीय विलायकों में अभिकारक आसानी से आयनित हो जाते हैं, जिससे आयनों के मध्य आकर्षण लगने के कारण अभिक्रिया तीव्र वेग से संपन्न होती है, जबकि अध्रुवीय विलायकों में वेग कम होता है। विकिरण का प्रभाव। कुछ ऐसी अभिक्रियाएँ होती हैं जिनका वेग कम होता है, परंतु ऐसी अभिक्रियाओं का वेग विशेष विकिरणों के फोटान की उपस्थिति में बढ़ाया जा सकता है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के मध्य अभिक्रिया का वेग बहुत कम होता है, परंतु प्रकाश की उपस्थिति में अभिकारक विशेष फोटान विकिरण का अवशोषण कर लेते हैं, जिससे अभिक्रिया का वेग तीव्र हो जाता है। यानी कि यहाँ जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन और क्लोरीन गैसें जब क्रिया करती हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन जाता है। यानी इस पर विकिरण का प्रभाव होता है। विकिरण माने सूर्य के तरंगों का प्रभाव होता है। इस वीडियो में यहाँ तक ही। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपसे पुनः रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।